नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर नाटो जैसा कोई नया सैन्य गठबंधन बना लिया है? क्योंकि मक्का में हुए एक नए रक्षा समझौता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि अगर तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ कई बड़े सवाल भी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है, तो तुर्की और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद के लिए युद्ध में उतर जाएंगे? क्या यह सच में इस्लामिक नाटो है? और सबसे जरूरी सवाल, भारत के लिए इस समझौते से कितना खतरा पैदा हो सकता है? आज की इस वीडियो में समझेंगे कि यह समझौता क्यों हुआ, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को इससे क्या फायदा होगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है और आने वाले समय में यह समझौता किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी खबरें आपको पॉइंट टू पॉइंट ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं समझौता क्या है। दोस्तों, 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा तीनों देश सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीकी, खुफिया जानकारी और सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक इस समझौते का पूरा कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसीलिए यह पूरी तरह साफ नहीं है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो बाकी दो देश सीधे अपनी सेना भेजनी होगी या नहीं। संभव है कि वो जरूरत के हिसाब से सैनिकों के अलावा खुफिया जानकारी, हथियार, सैन्य तकनीक या दूसरी तरह की मदद कर सकें। इसीलिए फिलहाल इसे नाटो जैसा पूरी तरह तैयार सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, अब सवाल आता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। दोस्तों, इस समझौते में 3 देश साथ आए हैं जिनकी ताकत अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास एक बड़ी सेना है, परमाणु क्षमता है और सऊदी अरब के साथ उसके लंबे समय से सैन्य संबंध रहे हैं। दूसरा देश है तुर्किया। तुर्किया नाटो का सदस्य है और ड्रोन, मिसाइल, नौसेना और दूसरी सैन्य तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं तीसरा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास बहुत बड़ा आर्थिक आधार है, उसके पास तेल और ऊर्जा की ताकत है और पश्चिम एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आसान भाषा में बोले तो पाकिस्तान दे सकता है सेना और सैन्य अनुभव, तुर्की दे सकता है हथियार और आधुनिक रक्षा तकनीकी, सऊदी अरब दे सकता है पैसा, संसाधन और रणनीतिक जगह। यानी तीनों देशों की अलग अलग ताकतें एक साथ आ रही हैं और यही इस साझेदारी को खास बनाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, यह समझौता अभी क्यों हुआ। दोस्तों, यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मिसाइल और ड्रोन हमलों के अनुभव ने पहाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। दूसरी तरफ तुर्की भी पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दूसरे मुस्लिम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण साझेदार हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए भी यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को आर्थिक मदद और सऊदी निवेश की जरूरत है। साथ ही तुर्की के साथ मिलकर वह रक्षा तकनीकी और हथियार बनाने के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समझौते को सिर्फ धार्मिक एकता के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं: सुरक्षा, हथियार, पैसा, निवेश और क्षेत्रीय प्रभाव। यानी तीनों देशों के अपने अपने हित हैं और यह समझौता उन्हीं हितों को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। तो दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या यह सच में इस्लामिक नाटो है? तो दोस्तों, मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में इस समझौते को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी इसे सीधे इस नाम से बुलाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि नाटो के पास एक अस्थायी संगठन है, संयुक्त सैन्य कमान है और सभी देशों के बीच एक सैन्य व्यवस्था है। वहीं मक्का समझौते में अभी तक संयुक्त सैन्य मुख्यालय, साझा सेना या अस्थायी कमान सैन्य की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो क्या बाकी दोनों देश अपने अपने सैन्य कार्रवाई शुरू करेंगे या फिर हर देश अपनी सरकार और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करेगा? इसका जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इसीलिए इसे फिलहाल इस्लामिक नाटो कहना सही नहीं होगा। इसे एक नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कहना ज़्यादा सही होगा, जो अभी शुरुआती दौर में है और आगे इसका ढांचा कितना मजबूत होता है यह आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह समझौता कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहला फायदा, सऊदी अरब के साथ उसके सुरक्षा संबंध और मजबूत होंगे। दूसरा, तुर्की के साथ ड्रोन, मिसाइल, नौसेना और दूसरी रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है। तीसरा, पाकिस्तान इस समझौते को अपनी बढ़ती सैन्य और क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश कर सकता है। चौथा फायदा आर्थिक है। इस समझौते से सऊदी अरब से निवेश और आर्थिक मदद मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर यह गठबंधन खुलकर भारत या किसी दूसरे देश के खिलाफ दिखाई देने लगता है तो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर भविष्य में सऊदी अरब या तुर्की किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में फंसते हैं और पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगते हैं तो पाकिस्तान के सामने एक मुश्किल फैसला होगा। उसे तय करना होगा कि वह सीधे सैन्य मदद करे या सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी तरह की सहायता तक सीमित रहे। इसीलिए यह समझौता पाकिस्तान के लिए फायदे का मौका भी है और एक बड़ी रणनीतिक जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों, वहीं अगर हम सऊदी अरब और तुर्की के हित की बात करें तो सऊदी अरब के लिए यह समझौता एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य ताकत और अनुभव का फायदा मिल सकता है। वहीं तुर्की की आधुनिक रक्षा तकनीक भी उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन सऊदी अरब के सामने एक बड़ा सवाल भी है। अगर भविष्य में इस समझौते के किसी सदस्य पर बड़ा हमला होता है तो क्या सऊदी अरब खुद किसी ऐसे युद्ध में शामिल हो जाएगा जिसे वह सीधे शामिल नहीं होना चाहता? इसलिए संभव है सऊदी अरब इस साझेदारी में ज्यादा जोर सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों और खुफिया जानकारी साझा करने पर दे। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन वह मुस्लिम देशों के बीच अपनी अलग रणनीतिक पहचान और प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इस समझौते से तुर्की को कई फायदे मिल सकते हैं। उसे अपने रक्षा उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिल सकता है, सऊदी अरब से निवेश मिल सकता है और पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य संबंध और मजबूत हो सकते हैं। यानी तुर्की के लिए यह समझौता सुरक्षा के साथ साथ व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका भी है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत इस समझौते को गंभीरता से देखेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस समझौते का हिस्सा है। वहीं तुर्की पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब और तुर्की वास्तव में पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? क्या वे सिर्फ पाकिस्तान को राजनीतिक समर्थन देंगे? क्या वे उसे हथियार या खुफिया जानकारी देंगे? या फिर क्या वे सीधे सैन्य मदद के लिए आगे आएंगे? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई साफ रूल सामने नहीं आया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब, तुर्की अपने सैनिक तुरंत पाकिस्तान की मदद के लिए भेज देंगे। इसके अलावा इस समझौते का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं है, इसीलिए यह कहना मुश्किल है कि इसकी असली सैन्य मतलब कितना बड़ा है। भारत के सामने कुछ संभावित चुनौतियां जरूर हैं। पहली चुनौती यह हो सकती है पाकिस्तान को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त मिले। दूसरी, तुर्की से पाकिस्तान को रक्षा, तकनीकी और सैन्य सहयोग बढ़ सकता है। तीसरी चुनौती, खाड़ी क्षेत्र में एक नई सुरक्षा साझेदारी मजबूत होने की हो सकती है। और चौथी चुनौती यह है, भारत के लिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने रिश्तों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, सऊदी अरब के भारत के साथ भी मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा है। इसलिए संभव है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने नए सुरक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए भी भारत के साथ अपने पुराने और महत्वपूर्ण रिश्तों को खराब नहीं करना चाहेगा। यानी भारत के लिए यह समझौता चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसे तुरंत भारत के खिलाफ बने किसी सैन्य गठबंधन के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी रक्षा समझौते की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी लागू करने की क्षमता में होती है। इस समझौते की प्रभावशीलता तय करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल अभी भी खुले हुए हैं। क्या कोई संयुक्त सैन्य कमान बनेगी? क्या साझा सैन्य अभ्यास नियमित होंगे? क्या तीनों देश एक दूसरे को हथियार और खुफिया जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे? क्या हमला केवल किसी राज्य की सेना द्वारा किया गया हमला माना जाएगा या ड्रोन और गैर राज्य समूह भी इसमें शामिल होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी सदस्य को युद्ध में उतरने से इनकार करने की अनुमति होगी? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इसे एक मजबूत राजनीतिक संकेत तो कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण सैन्य गठबंधन नहीं। दोस्तों, अब अगर बात करें कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो भविष्य में केवल 3 संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला, यह केवल राजनीतिक और कूटनीतिक मंच बनकर रह जाए। दूसरा, तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उत्पादन, खुफिया साझेदारी और संकट प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करें। तीसरा, यह समझौता क्षेत्रीय ध्रुवीकरण बढ़ा दे और भारत, ईरान या अन्य देशों के साथ सुरक्षा तनाव तेज हो जाए। सबसे संभावित स्थिति यह है कि यह शुरुआत में समझौता रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और राजनीतिक समन्वय पर केंद्रित रहेगा। सीधे युद्ध में भाग लेने की बाध्यता तभी स्पष्ट होगी जब समझौते का विस्तृत कानूनी ढांचा और क्रियान्वयन तंत्र सामने आएगा। तो दोस्तों, मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक बड़ा रणनीतिक कदम है। यह तीनों देशों की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी क्षमता को जोड़ सकता है, लेकिन अभी इसे इस्लामिक नाटो कहना ज्यादा राजनीतिक दावा है, कानूनी वास्तविकता नहीं। भारत के लिए असली चुनौती इस बात से तय होगी कि यह समझौता केवल रक्षा सहयोग तक सीमित रहता है या भविष्य में पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट में सक्रिय सैन्य भूमिका निभाता है। आपके हिसाब से क्या यह समझौता क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाएगा या नई सैन्य संघर्ष को जन्म देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें
दोस्तों आपको यहाँ पे सारी खबरें पॉइंट टू पॉइंट ही सुनने को और देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।